नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 66वीं बीपीएससी से संबंधित इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है वो है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या फिर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप जानते हैं कि बीपीएससी में अ, 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शंस होते हैं और लास्ट वाला होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अशोक अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अशोक के लघु शिलालेखों के भाब्रू और वैराट अभिलेख में इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ का उल्लेख भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो सही उत्तर होगा खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन सी। प्राचीन भारत की 2 लिपि थी जिनमें ब्राह्मी लिपि को बाईं से दाईं ओर और खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसे विदेशी उद्गम लिपि यानी आरमाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है। सम्राट अशोक की शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा स्थित अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रमाण मिलता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिंसेप आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप अशोक की लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। अगला है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुश्रुत। सुश्रुत गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, जो धन्वंतरी के शिष्य थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता या फिर जनक माने जाते हैं, उन्हीं के शिष्य थे सुश्रुत, जो कि गुप्त काल के एक महान औषधाचार्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था गुप्त काल में ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति बंदरगाह का। गुप्त काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, घंटाशाला, कदूरा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से उत्तर भारत का व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ होता था। इसी काल में पश्चिमी तटीय बंदरगाहों में भड़ौच, चौल, कल्याण, कैम्बे प्रमुख थे। भड़ौच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था, परंतु आयोग ने विकल्प ई को सही माना है। सही उत्तर तो ताम्रलिप्ति होगा, परंतु आयोग ने ऑप्शन ई को सही माना है। और ऑप्शन ई क्या है? ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आयोग ने ऑप्शन ई को सही माना है। हो सकता है कि उन्होंने एक से अधिक को सही माना हो। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो आप जानते हैं कि दिल्ली के सुल्तान तुगलक वंशीय फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था। ए फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, कहां दफन हैं? पाटलिपुत्र, राजगीर, मुंगेर, नालंदा चारों स्थान बिहार में है। तो इनमें से वे कहां दफन किया गया है अंतिम मुस्लिम शासक कश्मीर के यूसुफ शाह चक को? तो उनको दफन किया गया है नालंदा में। ऑप्शन डी। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यही दफनाया गया था।
नालंदा सही उत्तर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते होंगे कि मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर जहांगीर के समय थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में, मुगल वास्तुकला शाहजहां के समय में। तो ऑप्शन ए जहांगीर सही उत्तर होगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, या सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, या धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु, अथवा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ हुआ था, और इसका आरंभ हुआ था सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु। तो ऑप्शन बी सही होगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मध्यकालीन भारत में अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु अपनाई गई थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य व्यवस्था का मूल आधार थी। इससे सेना में सैनिकों की सुगमता से भर्ती की जाती थी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। शिवाजी को परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। यह परिषद अष्टप्रधान के नाम से प्रसिद्ध थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका उपयोग, हुगली का उपयोग करते थे पुर्तगाल। ऑप्शन सी सही होगा। पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहां पर इन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया हुआ था, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत आने वाली वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगीज प्रथम थे। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर उतरे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डेल अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीवों पर अधिकार कर लिया। दीवों पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली मान गए। तो हुगली का उपयोग किया था डकैती के लिए पुर्तगालियों ने। हुगली का उपयोग पुर्तगालियों ने किया था। तो अब लेते हैं हमारा अगला सवाल। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कौन सी प्रथा में किसान स्वयं भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है और भूमि का मालिक माना जाता है? तो आप जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान भूमि का मालिक होता है और भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है। रैयत शब्द का अर्थ ही किसान होता है। तो क्या इसी से आप जान जाएंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत किसान का मालिक होता है, रैयत भूमि का मालिक होता है, अर्थात किसान भूमि का मालिक होता है, क्योंकि रैयत का अर्थ किसान और महाल का अर्थ होता है गांव। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव भू राजस्व व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है, महाल होता है, गांव होता है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान होता है। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी ये ब्रिटिशर्स के समय की प्रथा थी, जबकि दहसाला प्रथा मुगल काल की प्रथा थी। टोडरमल साहब ने दहसाला बंदोबस्त आरंभ किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक पंजीकृत भूमिदार अथवा किसान का माना गया था, और किसान भू राजस्व की अदायगी हेतु स्वयं उत्तरदायी होता था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठग एक ऐसे लुटेरे होते थे जो कि राहगीरों को लूटते थे, उनकी हत्या कर देते थे। तो उनका उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में अपने कई सारे सुधारों के लिए जाने जाते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और ठगों के उन्मूलन का बहुत सारे ऐसे सुधार उन्होंने करवाए थे। तो
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप ठगों का उन्मूलन कीजिए, ठगों के भय से लोगों को मुक्त कीजिए। तो कैप्टन स्लीमैन ने ठगों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी स्लीमैन सही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में ठगी समाप्त कर दिया था और कर्नल स्लीमन की मदद से ठगों का उन्मूलन कर दिया था। उल्लेखनीय है कि बेंटिक के समय में ठगों का देशव्यापी एक गुप्त संगठन बन गया था। वे देश भर में घुमा करते थे और भोले भाले यात्रियों का गला घोटकर हत्या कर दिया करते थे तथा उनका सारा माल लूट लेते थे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी लॉर्ड लीटन। ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन सही होगा। 1862 से 72 तक ब्रिटिश भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया। लॉर्ड लीटन के आते ही अग्रगामी नीति अपनाई गई तथा अमीर शेर अली को शर्तें मानने के लिए राजी कर लिया गया, परंतु परिस्थितियां बदलने पर लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी। लॉर्ड लीटन सही उत्तर होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी जिले में 9 मई 1866 को हुआ था। गोखले जी एक नरमपंथी सुधारवादी थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ जातिवाद और छुआछूत के साथ भी संघर्ष किया। गांधी जी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी और जिन्ना साहब दोनों गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न है और आप आसानी से बता सकते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने। ब्राह्मणों के विरुद्ध बाह्य आडंबर, छुआछूत, इन सब के विरुद्ध उन्होंने शुरू किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में बंबई में ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उसके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना था। इन्होंने 1872 ईस्वी में गुलामगिरी लिखी थी। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले साहब ने लिखी थी और इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब भी बात आती है तो विनोबा भावे ही सही उत्तर होता है। ऑप्शन सी विनोबा भावे। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस के विशेष अनुरोध पर महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही बनाया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। यह एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इंडिया हाउस 1905 से 10 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर ने। सखाराम गणेश देवस्कर ने देशेर कथा पुस्तक लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न, आसानी से उत्तर दे देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक आईएनसी के एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में 28 दिसंबर 1885 को ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी थे और इसमें प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
1885 में ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री नियुक्त हुए तथा इस पद पर 1906 तक कार्य किए। 1912 में इनके मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता व पिता घोषित किया था। तो कांग्रेस के जन्मदाता, कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये भी बच्चे बच्चे को पता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तिलक जी ने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन सी। मई 1917 को बाल गंगाधर तिलक ने नासिक में होम रूल लीग की पहली वर्षगांठ के दौरान अपने पत्र मराठा व केसरी के माध्यम से अपने होम रूल लीग की अवधारणा को स्पष्ट किया। तिलक के अनुसार स्वराज से उनका तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। इन्होंने पूरे देश का दौरा करके स्वराज के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी आर्नेस्ट सिरोल ने भारतीय अशांति का पिता कहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय अशांति का पिता किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक जी को। और किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल जी ने कहा है तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक या अशांति का पिता। इन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ है। तिलक जी की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान भी है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो कि ब्रिटिशर्स ने इन्हें दिया था, इन्होंने उसका त्याग कर दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी थी मगर भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में जमा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए तथा उससे ज्यादा घायल हुए। इस भीषण नरसंहार से महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर क्षुब्ध होकर के ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट या सर की उपाधि वापस कर दिए। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड लखनऊ के निकट हुआ था। उसमें उसका उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स का जो खजाने हैं, जो ट्रेन से जा रहा है, उसको लूट लेना। तो इसमें फांसी की सजा दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जबकि 2 लोग और थे इसमें। तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती के लिए फांसी दी गई थी। रिपब्लिक एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी ट्रेन डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, उन पर काकोरी कांड का मुकदमा चलाया। रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई थी। बिस्मिल जी को गोरखपुर में, अशफाक जी को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी इसी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। और ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी चित्तरंजन दास जी ने। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस बुक संबंधित है CR दास, चित्तरंजन दास जी से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास जी हैं। श्री चित्तरंजन दास के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ व नेता थे। वे बांग्ला भाषा के अच्छे कवि व पत्रकार भी थे। बंगाल की जनता इनके कवि रूप का बहुत आदर करती थी। सागर संगीत, अंतर्यामी, किशोर किशोरी इनके काव्य ग्रंथ हैं। इन्हें इंडिया फॉर इंडियन नामक इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सही होगा। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। वह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद उनकी रुचि थियोसॉफी में जागी और वे 1875 में स्थापित किए गए थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। इन्होंने न्यू इंडिया दैनिक पत्रिका और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो जो एनी बेसेंट थी ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो इसको प्रारंभ किया था गांधी जी ने डी साबरमती से। सन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के प्रतीक के रूप में दांडी मार्च किया। मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात के नवसारी जिले में दांडी गांव पहुंचे तथा नमक बनाकर कानून को तोड़ा। अतः प्रश्नानुसार महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ साबरमती स्थित आश्रम से किया था। दांडी मार्च इसका प्रतीक था। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो शराबबंदी आंदोलन 1922 आरंभ हुआ था पटेल जी के नेतृत्व में। ऑप्शन बी। 1922 में शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन के तहत किसानों ने कर न देने का फैसला किया था। तो शराबबंदी आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने कर नहीं देने का फैसला किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप जानते होंगे कि कृपलानी साहब थे। ए जे बी कृपलानी सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जे बी कृपलानी थे और इन्होंने नवंबर 1947 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो इस तरीके से इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा ये अध्याय, हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।